ओके जी, लास्ट टाइम हमने गिट पे काम किया था। उससे पहले हमने ये बिल्कुल सिंपल से 3 कंपोनेंट्स बनाए और इन 3 कंपोनेंट्स को यहाँ पे रेंडर किया और आपको पता लग गया है कि हम कंपोनेंट्स को कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट्स को कैसे रेंडर करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड राइट फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं इन तीनों कंपोनेंट्स को फिलहाल यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ जस्ट टू शो यू सम मोर थिंग्स एंड सम मोर फीचर्स एंड सम मोर टॉपिक्स एक्चुअली टू इन द रिएक्ट। तो अब मैं ये जो app.js है ये रेंडर होगा तो मेरे पेज पे कुछ भी नहीं होगा। दैट पेज would obviously be an empty page. It is taking little time in compilation, so let's compile it. Normally it doesn't take. So yeah, now ये वार्निंग दे रहा है जी कि आपने हेडर को डिफाइन किया हुआ है पर यूज नहीं कर रहे, मेन को भी डिफाइन किया यूज नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली हमने कमेंट कर दिया तो हम यूज नहीं कर रहे इनको, हालांकि यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट दैट इज एन इंटेंशनल, सो इग्नोर दिस वार्निंग, इट्स सेफ फॉर नाउ। सो अब मैं यहाँ पे एक चीज आपने देखी है कि जब मैंने कमेंट किया तो मैं तो सारे को सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो उसने कमेंट के को सराउंड कर दिया विद करली ब्रैकेट्स। ठीक, नाउ दीज करली ब्रैकेट्स आर द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट दे डू एक्चुअली इनसाइड द JSX। JSX के अंदर, अब मैं आपको पता है JSX किसको बोल रहा हूँ, एनीथिंग आर HTML or XML which is being returned by the JavaScript function, that is the JSX. So anything written in JSX in obviously curly brackets, it has a specific meaning. Curly brackets has specific meaning. Number one, पहली बात ये है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक div बना लेता हूँ और उस div के अंदर मैं एक p बना लेता हूँ, ना भी बनाने का मतलब नहीं है। अब अगर मैं इस p के अंदर कुछ भी लिखूंगा, लेट्स सपोज 52 लिखता हूँ या 25 लिखता हूँ, so what I'm going to do is I'm going to have that 25 straight away on my screen. अगर मैं यहाँ पे 25 plus 25 लिखता हूँ तो that is still going to be straight away in onto my screen. लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूँ, अभी ये क्या ट्रीट हो रहा है, ये स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है, यानी जो कुछ जैसे लिखूंगा वैसे ही एज इट इज स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूँ, एक्सप्रेशन का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ 25 plus 25 हो जाए, तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू इनक्लोज इट इनसाइड द करली ब्रैकेट्स, एंड व्हाट इट इज डूइंग नाउ, इट हैज बिकम एन एक्सप्रेशन जो कि एवेल्युएट होकर अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। सो इफ आई कम है एंड कम हियर, सो दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग पार्ट कि जब भी आप कोई डायनामिक वैल्यूज या किसी भी वेरिएबल, अरेज या ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट को JSX में डिस्प्ले कराना चाहें, बाय द वे बाद में जाके बताऊंगा कि आप अरे और ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट्स हैज सम प्रॉपर वे टू डू दैट। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे, कोई वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल के कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। अगर कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके उसका रिजल्ट दे देगा। तो दिस इज द टास्क ऑफ दिस करली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब मैं यही मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, यानी ऑब्वियसली मुझे कोई भी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिखनी है तो वो मैं JSX के अंदर तो नहीं लिख सकता, वो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर रिटर्न से पहले लिखनी पड़ेगी। तो मैं लेट्स सपोज कोई भी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ वेरिएबल व्हिच इज a एंड व्हिच इज हैविंग द वैल्यू 90। अगर मुझे इस a को यहाँ बगैर करली ब्रैकेट्स के लिखता तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, द सेम a एज इट इज, but what if I want to display the contents of this a, and obviously I have to actually enclose it into here I have to enclose it into the curly brackets. So now this a would be considered as a dynamic value or expression. तो इसकी जो अंदर वैल्यू पड़ी होगी डायनामिकली या कंटेंट पड़ा होगा वेरिएबल का, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली आप इसके साथ किसी भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 100 करें, व्हाटसोएवर, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट। तो ये करली ब्रैकेट्स का JSX में आना क्या जाहिर करता है कि कोई डायनामिक एक्सप्रेशन या कोई भी वेरिएबल के कंटेंट आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो दिस इज द जॉब ऑफ द करली ब्रैकेट्स इनसाइड द JSX। सो इसी तरह हमने इवेंट हैंडलिंग पढ़ी, हमने बटन के क्लिक्स को पढ़ा, बटन के क्लिक्स को हैंडल भी किया और बहुत सारा काम किया जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में। तो काफी सारी चीजें हम वही यहाँ पे यूज करेंगे और आपको ऑब्वियसली साथ साथ पता लगता जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब मैं जरा एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो प्लेन जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं, मतलब ये शुरू में लेट, वार और कॉन्स्ट से भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं किसी टाइम या किसी दिन इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वार एंड कॉन्स्ट, ठीक है। सो फॉर नाउ, तो दिस इज द जावास्क्रिप्ट वे ऑफ declaring and initializing a variable।
यानी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें इनिशियल वैल्यू दे दी। लेकिन ये तरीका किसका है? जावास्क्रिप्ट का है। रिएक्ट में ये तरीका यूज नहीं किया जाता। लेट्स एक्सप्लोर द रीजन व्हाई डोंट वी यूज दिस काइंड ऑफ वे इन द रिएक्ट। सो मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरी सफाई हो जाए। बाद में जब मुझे दोबारा चाहिए होंगे तो मैं दोबारा उनको ले आऊंगा, ठीक है। अब अगर बिलफर्ज मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक बटन बना दूं और इस बटन को मैं कह दूं जी कि बस, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, ये 90 की वैल्यू अपडेट हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। यानी जो प्लस पे क्लिक करता जाऊँ 90 की वैल्यू क्या होती जाए, इंक्रीमेंट होती जाए। दैट्स वेरी सिंपल। जावास्क्रिप्ट में तो आप 2 मिनट में कर लेंगे, वो गेट एलिमेंट बाय आईडी और समथिंग लाइक दैट। बट हियर द तरीका इज स्लाइटली डिफरेंट। व्हाई? सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली जब कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक। अब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे फर्क क्या है कि वहाँ पे ऑन क्लिक लोअर केस में भी चल जाता था, यहाँ पे कैमल केस होगा, यहाँ स्ट्रिक्ट है नोटेशन थोड़ी सी। तो मैंने क्या, ऑन क्लिक, और मैं ऑन क्लिक के सामने कोई भी फंक्शन लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे HANDLECLICK, ये फंक्शन मैं कहता हूँ चलाए। तो ये फंक्शन कहीं डिफाइन ही नहीं है, इसलिए मुझे एरर दे रहा है कि हैंडल क्लिक कॉल हो रहा है, डिफाइन कहीं भी नहीं हो रहा। तो रिएक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप फंक्शन कैसे लिखें, एरो फंक्शन, विच इज ऑब्वियसली द स्मार्ट वे। मैं पहले बता चुका हूँ, जब एरो फंक्शन लिखते हैं क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता तो आप उस फंक्शन को असाइन कर देते हैं किसमें, एक वेरिएबल में, और फिर वो वेरिएबल यहाँ कॉल करते हैं। और आप अब ये भी मुझसे नहीं पूछेंगे कि आपने यूं कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि यूं कॉल करूंगा तो ये क्लिक का इंतजार नहीं करेगा, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। गॉट इट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बतौर कॉल बैक यूज कर रहा हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ समथिंग एल्स, कि जब क्लिक होगा तब ये चलेगा। गॉट इट? एनीवे, सो जब ये क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा। लेट्स ट्राई कि ये चलता है या नहीं चलता। पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेलो। अभी तक कोई स्पेशल काम नहीं किया मैंने, एक बटन बनाया बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट की तरह, उसको मैंने एक क्लिक इवेंट हैंडलर को एसोसिएट कर दिया बटन के साथ, और उस फंक्शन को जहाँ डिफाइन किया वहां पे मैंने, अच्छा नॉर्मली अगेन ये बात रखिएगा, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक रिटर्न के अंदर या JSX के अंदर नहीं लिख सकते आप। दैट शुड ऑलवेज बी इनसाइड द फंक्शन बट आउटसाइड द रिटर्न कीवर्ड। सो अभी तक की स्टेटमेंट के मुताबिक जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कंसोल पे क्या आना चाहिए, हेलो, ठीक। सो नाउ इफ आई टेस्ट इट, क्लिक इट, दैट इज हेलो, हेलो 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 हेलो। इसका मतलब ये है कि मेरा क्लिक का बिहेवियर या फंक्शन नॉर्मली चल रहा है एज इट वाज एक्सपेक्टेड एंड एज वी हैव बीन डूइंग इट लाइक इन नॉर्मल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कंसोल ना करे बल्कि ए की वैल्यू को क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। तो नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज जब मैं प्लस पर क्लिक करूंगा तो 90 क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। फिर क्लिक करता हूँ, इट इज नॉट हैपनिंग एंड इट इज हैपनिंग। इन दो बातों का क्या मतलब है? मैंने कहा इट इज नॉट हैपनिंग यानी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, और साथ ही कहा कि इंक्रीमेंट हो रहा है। जरा जरा देखिएगा एक बात, मैं यहाँ पे अगर कंसोल कर दूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दूं ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब फंक्शन कॉल होगा तो कॉल यहाँ पे होगा, तो ए की वैल्यू में क्या करेगा, ए का इंक्रीमेंट। तो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 90, तो यहाँ क्या हो जाएगी 91, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा। फिर जब क्लिक होगा तो यहाँ पे जाएगा तो ए की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, लेट्स सी राइट ओवर हियर इन द कंसोल, व्हाट इज दिस, 92, 93, 94। इसका मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो तरीका है इंक्रीमेंट करने का, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट में है, रिएक्ट में ये तरीका नहीं चलेगा। अच्छा, चल भी सकता है। अब रिएक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट ही है ना, तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पी को लें और फिर उसमें उसके इनर टेक्स्ट में जाके उसको अपडेट कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गिव इट अ क्लास लाइक आईडी मैनुअल, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट वे कर रहा हूँ, ठीक है, ये कर दें इसको आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है मेरे पास ए, और इसके जाके इनर टेक्स्ट में जाके मैं क्या कर दूं, ए कर। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ये करते थे कि जी ये जो ए की अपडेटेड वैल्यू है, ये तो हमें अभी कंसोल में पता लग गया कि जब हम क्लिक करते हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी इंक्रीमेंटेड वैल्यू को जाके इस आईडी को एक्सेस करके इसके अंदर रख दो या प्लेस कर दो। नाउ इफ आई कम बैक, इट इज नाउ डूइंग। इसका मतलब है प्रॉब्लम क्या था, इंक्रीमेंट मेमोरी में हो रहा था, यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से रिएक्ट के काफी मतलब यूं कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। इंक्रीमेंट मेमोरी में हो रहा था, लाइक दिस इज व्हाट मैंने कंसोल किया, ये वेरिएबल कहाँ पड़ा होता है, मेमोरी में पड़ा होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ और ए करूँ, तो मतलब कहने का ये कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, बिकॉज ये 91 कहाँ से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है। लेकिन ये मेमोरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो मेमोरी से वैल्यू उठ के रियल टाइम पे ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट, यानी यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। चेंज इज हैपनिंग इन द मेमोरी, बट द सेम चेंज इज नॉट एक्चुअली गेटिंग अपडेटेड इन द यूआई। दैट वाज द प्रॉब्लम। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पे पूरी ये कहानी लिखनी पड़ी जो कि नॉर्मल प्लेन वनीला जेएस की। अगर मुझे प्लेन वनीला जेएस ही लिखनी थी, यानी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखनी थी, तो रिएक्ट में इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत। गॉट इट? सो दिस इज द रिजेक्टेड वे ऑफ डूइंग दैट। क्यों? इसकी एक कॉस्ट है। हम डोम को मैनिपुलेट करते हैं या डोम को अपडेट करते हैं। जब भी कोई इवेंट अकर होता है, ट्री को रीराइट करते हैं। करेक्ट? ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर रिएक्ट ने एक तरीका दिया, रिएक्ट ने कहा जी आप ये काम नहीं करेंगे, ना इंक्रीमेंट ऐसे करेंगे और ना ही यूआई को खुद अपडेट करेंगे। आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक ऐसा तरीका, रिएक्ट कहता है मैं एक ऐसा तरीका दूंगा कि आप उस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ये मेमोरी में भी अपडेट करेगा और यूआई भी रियल टाइम पे अपडेट करेगा। तो आज के बाद आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को इस तरह से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, डिलीट इट। क्लियर? सो हाउ टू डू दैट, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, उसके लिए रिएक्ट एक बिल्ट इन फंक्शन देता है जिसे हम कहते हैं यूज स्टेट। जब मैंने यूज स्टेट का फंक्शन लिखा, क्योंकि ये बिल्ट इन है, तो ये कहाँ बिल्ट इन है, रिएक्ट की अपनी लाइब्रेरी में लिखा हो, तो इसने खुद ब खुद ऊपर क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट कर लिया। और उसने इंपोर्ट करके यूं मुझे दे दिया जी यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये जो यूज स्टेट है, मैंने इनिशियल वैल्यू ए में क्या दी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में, मैंने ये लिखा था लेट ए इक्वल्स टू 90। तो वेरिएबल का नाम क्या था, ए, और वैल्यू क्या थी। तो हम ये काम यहाँ पे यूं करेंगे कि 90 यूं असाइन कर देंगे। ठीक, अब वेरिएबल का नाम भी तो देना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट ए इक्वल्स टू दिस। करेक्ट? अब यूज स्टेट का फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये फंक्शन दो चीजें रिटर्न करता है एक के बजाय। एक तो वेरिएबल का नाम जिसमें ये वैल्यू असाइन करनी होती है, और दूसरा इसका अपडेट फंक्शन, यानी यूज स्टेट खुद एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये हमें दो चीजें रिटर्न करता है, एक वेरिएबल नेम और एक उस वेरिएबल को अपडेट करने वाला फंक्शन। तो हम इसकी रिटर्न वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूं लिखते हैं, a विच इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और फिर हम लिखते हैं सेट a। यहाँ जो फंक्शन का नाम है ना, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। ये यू समझे कि इट्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, लेकिन कोशिश करें कि आप शुरू में सेट लिखें कीवर्ड और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखें। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ए के बजाय लिखता नम, तो इसे क्या लिखता, सेट नम। करेक्ट? स्टार्ट दिस फंक्शन विद द कीवर्ड सेट और आगे उसी वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल को आप क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। नाउ दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ रिएक्ट। अब मैं ये आईडी हेड हटा देता हूं। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट, और अगर कोई इनिशियल वैल्यू देनी है तो यहाँ दे दे, नहीं देनी तो इसे खाली छोड़ दो। और अब ये जो वेरिएबल नम है, इस ए के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नम लिखूंगा। इफ आई कम बैक, आई स्टिल हैव द सेम थिंग।
लेकिन ये अपडेट नहीं हो रही। ठीक, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ जब क्लिक हो ये फंक्शन कॉल हो, ये फंक्शन अंदर से खाली है, तो अब मुझे नम की वैल्यू को क्या करना है, अपडेट करना है। तो उस अपडेट के लिए मैं क्या करूंगा, यही जो सेटर फंक्शन या अपडेटर फंक्शन है इसी को कॉल करूंगा, यहाँ पे पेस्ट, और इसको क्या करूंगा, num +1। फिर इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये होगा कि जब मैं ये क्लिक करता हूँ, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और सारा कुछ, सारा जो काम था, कबाड़ा था, वो मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, एंड इट इज नाउ अलाउइंग मी टू अपडेट द यूआई ऑन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब ये है कि मुझे जो ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे फेसबुक में नहीं होता लाइक का बटन होता है, क्लिक करते हैं तो फौरन यूआई का वो एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो अपडेट हो जाता है। ठीक, अब जरा एक छोटा सा फर्क देखिएगा कि आप मुझे कहेंगे सर कोई खास हमें फर्क नजर तो नहीं आया, वो जो पिछला काम था वो शायद ज्यादा आसान था, हम आदी भी थे, तो कोई खास फर्क तो नहीं है कि हम उस तरह से अपडेट करें यूआई को या इस तरह से अपडेट करें, उधर भी एक ही स्टेप था, इधर भी एक ही स्टेप है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। वो रॉकेट साइंस ये है कि ये आपका सारा का सारा क्या है, डॉम ट्री। अब आप सपोज करें कि आपके पास पूरा वेब पेज डिजाइन हुआ है, तो आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, हजारों एलिमेंट्स होंगे, मे बी हजारों एलिमेंट से ज्यादा हो, क्योंकि आपने एक पूरा वेब पेज बनाना है, लाइक ज़मीन.com या समथिंग, कोई भी वेब डिजाइन, तो उसमें बहुत सारी डिव्स होंगी, बहुत सारे बटन होंगे, बहुत सारे सब कुछ होगा ना। जब आप जावास्क्रिप्ट में जो ट्रेडिशनल तरीके हमने पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करके किसी भी एक डॉम के एलिमेंट को अपडेट करते हैं, तो ब्राउजर क्या करता है, पूरे के पूरे डॉम को रीपेंट करता है, पूरे के पूरे डॉम ट्री को क्या करता है, रीपेंट करता है। अब अगर आपके डॉम में है ही 2 एलिमेंट तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर 2000 एलिमेंट्स हैं तो आप अज्यूम करें कि एक बटन के क्लिक पे मुझे सिर्फ ये वाला कंटेंट चेंज करना है, वाई एम आई एक्चुअली रीपेंटिंग द इंटायर डॉम। यानी मैं अगर लेट सपोज आप चाहेंगे कि मैं बटन पे क्लिक करूं और सिर्फ ये नंबर बढ़ जाए या इंक्रीमेंट हो जाए, इस काम के लिए ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पूरे के पूरे डॉम को रीपेंट करता है स्टार्ट से, विच हैज अ कॉस्ट, विच टेक्स टाइम, जब बहुत कॉम्प्लेक्स या बड़ी एप्लीकेशन होती हैं। यही वो पॉइंट था, पिंचिंग पॉइंट था, जिसने रिएक्ट के डेवलपर्स को तंग किया, और उन्हें यार एक छोटा सा काम मुझे, फॉर एग्जाम्पल आप देखना फेसबुक का लेआउट कितना बड़ा है, एक सेकंड में करोड़ों लोग लाइक्स कर रहे होते हैं या रिएक्ट कर रहे होते हैं, करोड़ों लोग एक सेकंड में। तो आप यूं समझेंगे अगर फेसबुक की यूआई ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट का तरीका इस्तेमाल करती तो एक सेकंड में कितनी दफा उस पूरे डॉम को रीपेंट करना है फेसबुक ने। और अगर करोड़ों करोड़ों भी नहीं, अरबों लोग यूज करते हैं फेसबुक, तो अरबों दफा अगर वो रीपेंट होगा तो वो स्टक नहीं हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग लाइक अ वेरी रफ एग्जांपल, लेकिन इट हैज अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, मतलब पूरे डॉम को रीपेंट करने की इतनी बड़ी कॉस्ट। तो रिएक्ट के डेवलपर्स ने सोचा कि यार इतने छोटे से काम करने के लिए पूरे डोम को रीपेंट करने के बजाय हम क्यों ना सिर्फ उसी एक एलिमेंट को अपडेट करें, बाकी पूरे डोम को छोड़ दें। फरहाद साहब आप मेरे साथ हैं? जी सर। हाँ, ये बड़े अंदर की बात है जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वाई रिएक्ट, वाई नॉट जावा। अभी आपने देखा मैंने दोनों एग्जांपल करा के दी थी, सेम काम उसी से भी हो रहा था, पिछली एक लाइन से भी, और सेम काम मैं इसे भी कर रहा हूँ। जी सर। इसका जवाब ये है कि रिएक्ट वालों ने एक नया एल्गोरिदम बनाया, और उन्होंने ये कहा कि बजाय इसके कि आप हर डॉम की चेंज पे पूरे डॉम को रीपेंट करें, हम इसी पूरे डॉम की एक वर्चुअल कॉपी बना लेते हैं मेमोरी के अंदर। यानी जब आपका पेज लोड होगा तो आपका डॉम तो खुद बहुत बन जाएगा ना, पेज लोडिंग पे HTML के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, डॉम ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो रिएक्ट वालों ने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम क्या करते हैं, हम जब ये रेंडर हो तो रिएक्ट में अब क्या होता है कि वो पूरे के पूरे एक्चुअल डॉम की एक वर्चुअल कॉपी बन जाती है, और वो कहां बनती है, मेमोरी के अंदर। आप यूं समझें कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी एक वर्चुअल कॉपी कहां पड़ी होगी, अब
रैम में पड़ी होगी। अब आपको डायरेक्ट फिजिकल डॉम में आगे किसी चीज को अपडेट करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर एक चीज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल मेमोरी में पड़ी हो तो उस पर आपकी कम कॉस्ट लगती है, क्योंकि आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ता। तो उन्होंने ये कहा कि यार जब भी कोई चेंज अकर होता है तो इंस्टेड ऑफ रीपेंटिंग द एंटायर डॉम, हम क्या करेंगे, उस वर्चुअल डॉम में डायरेक्ट चेंज होगा और रिएक्ट इंटरनली वर्चुअल डॉम को और एक्चुअल डॉम को कंपेयर करेगा और सिर्फ उसी चीज को अपडेट करेगा जहां पे चेंज अकर होगा, बाकी सारे के सारे डॉम को रीपेंट नहीं करेगा, दैट विल रिमेन इंटैक्ट एज इट इज। तो अब रिएक्ट वालों ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया विच वाज कॉल्ड एज अ वर्चुअल डॉम। और वर्चुअल डॉम इज नथिंग, ये जो आपका एक्चुअल डॉम है इसका पूरे के पूरे डॉम का एक रेप्लिका वर्चुअली मेमोरी में रिजाइड करता है। जब भी कोई चेंज अकर होती है, ये यूज स्टेट क्या करता है, इंटरनली यही काम करता है, वर्चुअल डॉम की अपडेशन करता है। और फिर बिहाइंड द सीन हमारी नजरों से ओझल एक एल्गोरिथम चल रहा होता है बिहाइंड द सीन, जिसको हम कहते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। डिफिंग एल्गोरिथम क्या करता है, वो वर्चुअल डॉम को जब भी कोई चेंज अकर होता है, ये चेंज अकर हुआ है ना, तो डायरेक्टली ये चेंज पहले कहां होगा, वर्चुअल डॉम में, जो कि इन मेमोरी कॉपी है उसमें वो, और डिफिंग एल्गोरिथम वुड कम इनटू प्ले और वो वर्चुअल डॉम को और एक्चुअल डॉम को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जहां पे उसको डिफरेंस मिलेगा सिर्फ उस पोर्शन को अपडेट करेगा, बाकी पूरे के पूरे डॉम को अपडेट या रीपेंट नहीं करेगा। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन क्या है कि डिफिंग एल्गोरिथम ने वर्चुअल डॉम और एक्चुअल डॉम को कंपेयर किया, जहां पे उसको लगा कि ये चेंज है, सिर्फ उसने उस छोटे से पोर्शन को अपडेट किया, बाकी सारे को एज इट इज छोड़ दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका रिकॉन्सिलिएशन। और ये रिकॉन्सिलिएशन होती है बाय फॉलोइंग द डिफिंग एल्गोरिथम। ये सारी बिहाइंड द सीन बातें हैं जो आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन दैट इज द रीजन। अगर आप मुझसे सवाल पूछते जी कि व्हाई दिस सेट नम और नम इन दिस यूज स्टेट नोटेशन, because this use state internally does the same thing, it updates the virtual DOM and then diffing algorithm actually gets activated and it compares the virtual DOM with the actual DOM, and then it updates only the portion of the actual DOM rather than repending the entire DOM, and that actually boosted up the performance, boosted up the speed, and that was the reason React got so much popularity, and Facebook obviously was at the back of it. तो रियल टाइम जितनी भी आप फेसबुक पे देखें, सारा कुछ क्या हो रहा था, रियल टाइम में हो रहा है। आप जो लाइक पे क्लिक करते हैं तो क्या पूरी यूआई रिफ्रेश होती है? अगर पूरी यूआई रिफ्रेश होना शुरू हो जाए तो मेरे तो भाई जी उधर ही बैठे रहो दिन रात। तो आप सिर्फ उसका एक पोर्शन अपडेट होता है, वो लाइक का बटन खुद और ऊपर एक काउंटर। इसी तरह रिएक्शन, इसी तरह फेसबुक और भी जिस जगह पे आप कोई भी एक्शन करें तो वो रियल टाइम इंटरेक्टिविटी आती है। वो रियल टाइम इंटरेक्टिविटी किसकी वजह से आती है, बेसिकली रिएक्ट की वजह से आती है। और रिएक्ट ने इंटरनली जो मैंने आपको ये सॉलिड प्रिंसिपल बताए वो यही है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने मेरी कहानियां तो सुन ली हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, वर्चुअल डॉम को जाके लिखेंगे और कोई एक आधा आर्टिकल इसके बारे में पढ़ लेंगे ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अब मैं आपको जरा ये जो कहानी मैंने सुनाई है और इसका एक वर्जन जरा यहाँ से दिखा देता हूँ। अ वर्चुअल डॉम इज a lightweight JavaScript representation of the document object model used in declarative web frameworks such as React, Vue.js, and ELM. Updating the virtual DOM is comparatively faster than updating the actual DOM. This is what I am talking about. Actual DOM का मतलब भी आपको पता है, जो हम JavaScript में DOM चलाई, और virtual DOM एग्जैक्ट उसी की एक उसका रेप्लिका है इन मेमोरी के अंदर। और एक्चुअल डॉम में चेंज करने के लिए जावास्क्रिप्ट को कहां आना पड़ता था, फिजिकली डॉम में आना पड़ता था। जब मैंने ये काम किया ना, ये काम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये मैं कहां आ रहा हूं, फिजिकली डॉम में आ रहा था। और डॉम में आके मैंने क्या किया, उसको अपडेट किया था लाइक दिस। ये मैं खुद मैनुअली फिजिकल डॉम में आ रहा हूँ, एक्चुअल डॉम में आ रहा हूँ। जबकि यूज स्टेट क्या करेगा, अगर मैं इसी तरह सेटअप फंक्शन यूज करूंगा तो ये वर्चुअल डॉम में अपडेट करेगा। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्चुअल डॉम और डिफिंग एल्गोरिथम की अपनी है कि वो एक्चुअल डॉम को खुद अपडेट करेंगे, मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर होगी ये बात? तो यहां तक आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब हम ये काम नहीं करेंगे और ये काम भी नहीं करेंगे। अब हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दो दैट वेरिएबल मे बी अ सिंपल
number like this, it may be a string like this, it may be an array like this, having multiple values. तो सब कुछ हम किसके साथ करेंगे? टू स्टेट के साथ. एंड इट मे बी एन ऑब्जेक्ट एज वेल. ऑब्जेक्ट अगर होगा तो सिंपली ऑब्जेक्ट लिटरल्स में होगा और लाइक दिस. Something like that. Got it? I'll definitely be talking about each and everything. So for now, let me do this 90. तो बेसिकली एक तो आपने ये पढ़ना है, दूसरा आपने कोई एक डायग्राम देख लेनी है जिससे आपको ये समझ आए यार कि व्हाट डू आई मीन बाय एक्चुअल डोम एंड फिजिकल डोम एंड समथिंग लाइक दैट, लाइक दिस. अगर आप इस डायग्राम को देखें, मैंने कोई भी रैंडमली पिक कर ली है, यू मे एक्चुअली गो फॉर टू चूज समथिंग ऑफ योर, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए. व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग? इमेज बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग ब्लर्ड. ये जो अब डेटा है ना, ये जो डेटा है नम में पड़ा हुआ, इसको अब हम वेरिएबल नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे. क्या कहेंगे? स्टेट. ठीक. यहाँ से भी क्लियर नहीं होगा. अच्छा एक बात और, जब भी स्टेट चेंज होती है तो ये इंटायर कंपोनेंट री रेंडर होता है. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, जब मैं ये करूंगा ना प्लस, तो ये जो इंटायर कंपोनेंट है ये क्या हुआ? री रेंडर होगा. तो री रेंडर होगा तो ये जो नम है इसमें अपडेटेड वैल्यू कौन सी आएगी? ऑब्वियसली जो क्लिक करने के बाद अपडेट हो चुकी होगी. तो ये याद रखना है कि whenever state changes the component gets re-rendered. Whenever state changes the component gets re-rendered. Anyways, कोई एक कहानी पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम भी समझ लीजिएगा. तो वरना अगर नहीं भी समझना चाहते तो जितना काम मैंने या जितनी कहानी मैंने सुनाई है ना, दैट इज गुड इनफ एक्चुअली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. तो दैट्स इट. और अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं जी. ये यहाँ पे आप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. इसी तरह अगर आप दो बटन बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बटन अनक्लिक, तो एक इसको क्या, इसे अब क्लिक की बजाय से क्या कह लें? हैंडल इंक्रीमेंट. और इसको क्या कह लें? हैंडल इंक्रीमेंट. और इसको आप यहाँ पे कर लें हैंडल इंक्रीमेंट. इसको आप पेस्ट करके इसको आप कह दें जी हैंडल डिक्रीमेंट. और यहाँ पे आप क्या कह लें? माइनस. यहाँ पे नाम क्या दे दें? माइनस. नाउ इफ आई गो बैक और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये होगा, माइनस करेंगे तो ये होगा. ठीक. और अगर आप ये चाहते हैं कि ये 100 से ऊपर ना जाए और 80 से नीचे ना आए, तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं? जहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ आके चेक करें कि इफ num which is obviously this is greater than 100, तो यहीं से क्या कर दें? आपको पता है जहाँ रिटर्न का कीवर्ड आ जाता है वहां से फंक्शन रिटर्न कर जाता है, उससे नीचे नहीं चलता. ठीक. तो अब जो ही नंबर 100 से ग्रेटर होगा तो देख रहे हैं, अब इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दें तो ये 100 से ऊपर नहीं जाएगा. नाउ कम बैक, 100 से ऊपर नहीं जा रहा बिकॉज ये यहीं से रिटर्न कर रहा है. ठीक है. अगर चाहते हैं कि ये 80 से नीचे ना आए तो आप इसको सिंपली, जैसे वो कार्ड नहीं होता ऐड टू कार्ड का बटन, एक खास लिमिट से ऊपर नहीं जाता, 0 से नीचे नहीं आता, आप इसको यूं कर सकते हैं num is less than or equal to 80. इसको भी क्या कर दें? यहाँ से रिटर्न कर दें ताकि ये उससे नीचे भी ना आए. ये 100 से ऊपर नहीं जाएगा और 80 से नीचे नहीं आएगा. क्लियर होगी बात? अच्छा अब जरा इसी के बहाने जरा एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट या एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ. मैं ये चाहता हूँ
कि जब ये नंबर 100 हो जाए तो ये बटन ही डिसेबल हो जाए। आई रिपीट, कि जब ये नंबर 100 हो जाए तो ये बटन ही क्या हो जाए, क्योंकि अभी देखें क्लिक हो रहा है तो मैंने बैकएंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो होना ये चाहिए कि क्लिक ही नहीं होना चाहिए, वरना यूजर कंफ्यूज हो सकता है, यार ये क्लिक हो रहा है नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो बटन ही डिसेबल कर दें ताकि यूजर को पता लगे यार इतना ही अलाउ था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो बटन है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड, ठीक। और वो डिसेबल्ड मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मैं इसे करूँ ना ट्रू, तो ये बटन क्या हो गया, लेकिन अब ये परमानेंटली डिसेबल्ड है, ठीक। एक बात आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? अगर मैं इसको फॉल्स करूँ ना डिसेबल्स को, तो फिर ओके स्पेलिंग गलत लिखें, अब ये बटन क्या हो गया, डिसेबल नहीं हुआ, यानी डिसेबल्ड फॉल्स है। तो ये डिसेबल्ड की एक प्रॉपर्टी HTML में ही होती है, आप किसी बटन को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आपने ये चीज तो देखी होगी, लेट्स सपोज नंबर है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ जी कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो कुछ करो कंसोल डॉट लॉग ग्रेटर देन 100 और एल्स कंसोल डॉट लॉग। ये तो पता है ना आपको, यही काम करने का शॉर्टकट तरीका पता है क्या है, कि आप कंडीशन लिखें नम इज ग्रेटर देन 100, क्वेश्चन मार्क लिखें, क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद ट्रू वाला केस लिखें, फिर कॉलन लिखें और फिर फॉल्स वाला केस लिखें। ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है इसकी। इसका मतलब क्या है कि पहले ये कंडीशन चेक होगी नम इज ग्रेटर देन 100। फॉर एग्जांपल नम में वैल्यू क्या पड़ी हुई है 90, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। 90 इज ग्रेटर देन 100 फॉल्स है ना, फॉल्स होगी तो क्वेश्चन के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी और ये चलेगी कॉलन के बाद वाली। और अगर ये नम ट्रू हो, जैसे ये 101 लिखा हो, तो अब नम की वैल्यू क्या 101, 101 इज ग्रेटर देन 100 कंडीशन ट्रू, तो फिर क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली चलेगी और ये वाली क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। इस क्वेश्चन मार्क को हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। देखिए कुछ ऑपरेटर होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिनको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। कुछ ऑपरेटर होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, जिनको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है, यानी एडिशन करना है तो आपको एटलीस्ट कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमेशा आपको 2 नंबर चाहिए। तो टर्नरी का मतलब ये है कि इसको ऑपरेशन करने के लिए कितने ऑपरेंड्स चाहिए, 3, और ये बाई टर्नरी ऑपरेटर है, 1 2 और ये 3, ये 3 ऑपरेंड्स चाहिए इसको। समझ आ गई बात? इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। मेक सेंस? और ये एग्जैक्टली ये इफ एल्स वाला काम करता है। अब मैं जरा इसको हटा देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो डिसेबल्ड है, प्लस के बटन का डिसेबल्ड कब हो, जब नम की वैल्यू 100 से अबव ये 100 के बराबर हो। तो मैं क्या करूंगा, नम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, तो क्या कर दो ट्रू, अदरवाइज क्या रखो फॉल्स। बात समझ आ गई है? थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आई मीन मजे की चीज है। अब जरा देखिएगा, नंबर की क्या है 101, जो ही मैं एक 100 से नीचे उतरूंगा बटन क्या हो गया, एनेबल्ड हो गया। जो ही ये 100 होगा बटन क्या हो गया, डिसेबल हो गया। वापस 100 से नीचे आया बटन क्या हो गया, इनेबल हो गया। और इसी तरह ये नीचे वाला भी करना है कि अगर ये नीचे वाला बटन लेस देन आर इक्वल टू 80 हो तो डिसेबल ट्रू कर दो, अदरवाइज डिसेबल क्या कर दो, फॉल्स कर दो। नाउ कम बैक और इसको जाएं आप 80 पे जाएंगे तो ये माइनस वाला बटन भी डिसेबल हो जाएगा और वापस वापस डिक्रीमेंट भी नहीं होगा। और अगर आप ऊपर आएंगे 100 पे जाके
मेक सेंस? जी फरहाद साहब क्लियर है? अच्छा सर, आपने देखा होगा कि जब हम ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जब दबा के रखते हैं इसको, तो ये कंटिन्यूअसली लूप चलाता रहता है और डिस्प्ले करता रहता है। नहीं दबा फिलहाल के रखेंगे तो कुछ भी नहीं करेगा। जी जी, नहीं करेगा ना, वो नहीं करवाना करेगा ना, होगा। क्योंकि क्योंकि देखें इवेंट पीछे क्या लगा हुआ है, क्लिक का। ऑन तो क्लिक क्लिक पूरा कब होता है? जब बटन दबा के छोड़ते हैं तब पूरा क्लिक होता है, छोड़ तभी के इवेंट अकर होगा ना, तभी दबा के फंक्शन कॉल होगा और तभी इंक्रीमेंट होगा। इस तरह का फंक्शन है कि कीप, अगर बटन दबा के रखा हुआ है तो वो इटरेट करता जाए, अदरवाइज वो ना करे, या एक तो दफा उसके लिए फिर कोई और तरीका देखना पड़ेगा, ये इस तरीके से तो कम से कम नहीं होगा। जी सर। ठीक है, मे बी कोई इवेंट हो अनप्रेस्ड का हो या समथिंग लाइक दैट, देखना पड़ेगा। जी ठीक। बट जो पॉइंट समझा रहा हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर और जेएसएक्स के अंदर कंडीशन लिखने कैसे का। हम वैल्यूज को या वेरिएबल्स को या एक्सप्रेशंस को डिस्प्ले कराते हैं, दैट वाज द मेजर एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर। कंडीशनल ऑपरेटर भी साथ ही होगा चले। अच्छा, और अभी हम बाकी सिर्फ एक ही लिख पा रहे हैं कि अगर ट्रू है तो ये कर दो। अगर हमें अरे ट्रू के केस में मल्टीपल काम करने हो, इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड वी आई वांट डोंट नो, टू। ये मेरे शायद माइक का इशू है, मैं आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहा। अच्छा, अब आ रही है आवाज? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे स्पीकर का इशू है, मुझे आपकी हल्की हल्की आवाज आती है, समझ नहीं आ रही क्लियर। एक मिनट। चलें, ये क्वेश्चन कल फिजिकल पूछ लीजिएगा ऑनलाइन में वैसे ही ठीक है। ये आवाज आ रही? हेलो, अब आवाज? हाँ जी बोलें आप। मैंने कहा इन केस ऑफ कंडीशन इज ट्रू वी हाँ वांट मल्टीपल टास्क, हम यहाँ पे सिवाय एक वर्ड लिखने के कि ट्रू या फॉल्स एक फंक्शन लिख सकते स्टिल मुझे सिर्फ पहली बात समझ आई आपकी कि इन केस द कंडीशन इज ट्रू। हैं। हाँ, तो वी वांट टू डू मल्टीपल टास्क। एक मिनट मुझे दें जरा, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग समथिंग दैट इज ऑफ नो यूज, फिर आप क्वेश्चन लेते हैं।